Welcome to CBSE Computer Education. Today we are discussing about the new topic of class 9, 9th IT Information Technology 402. Today we are discussing about the unit number 5 that is digital presentation. तो आज जो है हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे क्लास 9th IT के लिए जिसका नेम है डिजिटल प्रेजेंटेशन. इनसाइड दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट द सेशन नंबर 1 दैट इज अंडरस्टैंड फीचर्स ऑफ एन इफेक्टिव प्रेजेंटेशन. तो आज हम डिस्कस करेंगे अंडरस्टैंड द फीचर्स ऑफ इफेक्टिव प्रेजेंटेशन. इसके अंतर्गत हम क्या क्या डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहला थ्योरी के अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेजेंटेशन की प्रेजेंटेशन का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, क्यों यूज किया जाता है, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ प्रेजेंटेशन. फिर इसके बाद एलिमेंट ऑफ प्रेजेंटेशन यानी प्रेजेंटेशन जो क्रिएट किया जाता है उसमें कौन कौन से एलिमेंट क्या किए जाते हैं, इंसर्ट किए जाते हैं, उनके बारे में डिस्कस किया जाएगा. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इफेक्टिव प्रेजेंटेशन. एक जो इफेक्टिव प्रेजेंटेशन में क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, जो एक अच्छे प्रेजेंटेशन जो क्रिएट किया जाएगा उसमें क्या क्या होने चाहिए, उसके प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं. नेक्स्ट प्रैक्टिकल में यही सारे टॉपिक दिए गए हैं लेकिन प्रैक्टिकल अभी जो है पॉसिबल नहीं है क्योंकि इस टॉपिक में केवल हमको प्रेजेंटेशन के थ्योरीज के बारे में जानना है कि एक्चुअल में प्रेजेंटेशन होता क्या है, एलिमेंट क्या होता है, उसके प्रॉपर्टीज क्या है. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं. तो मैं चले जाता हूँ डायरेक्टली बुक में. तो आपको यहाँ पे यूनिट नंबर 5 जिसका नेम है डिजिटल प्रेजेंटेशन, जिसमें हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में. इंट्रोडक्शन में दिया है प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन क्लियरली एंड इफेक्टिव इज द की स्किल टू गेटिंग योर मैसेज और ओपिनियन अक्रॉस द ऑडियंस. अगर ऑडियंस के सामने आप अपना मैसेज या ओपिनियन जो है क्लियरली या इफेक्टिवनेस के साथ अगर रिप्रेजेंट करना चाह रहे हो तो प्रेजेंटेशन करना एक क्या है, सबसे अच्छा एक तरीका है. टुडे प्रेजेंटेशन स्किल आर द हाईली रिक्वायर इन द मोस्ट एवरी फील्ड. आपको मालूम होगा कि आज जो है प्रेजेंटेशन जो है हर एक फील्ड में रिक्वायर हो गया. किसी भी टॉपिक या ओपिनियन हो गया या फिर अपने थॉट्स को अगर आप रिप्रेजेंट करना चाह रहे हो तो ये प्रेजेंटेशन एक अच्छा जरिया बन गया. प्रेजेंटेशन स्किल इंक्लूड द कंटेंट एज वेल एज द फ्लो ऑफ प्रेजेंटेशन. आपको केवल ये इसमें ध्यान नहीं देना है कि आपका कंटेंट क्या है, साथ ही साथ उसके प्रेजेंटेशन करने का तरीका कैसे है, उसका फ्लो कैसे है. इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. सो देयर आर ए नंबर ऑफ एडवांटेज ऑफ यूजिंग प्रेजेंटेशन प्रिपेयरिंग विथ द कंप्यूटर. तो इस तरीके से हम देखते हैं तो देयर आर सो मेनी एडवांटेज. इसके कई सारे एडवांटेज हैं, कई सारे इसके प्रॉपर्टीज हैं जिसके कारण आज के समय में प्रेजेंटेशन यूज किया जा सकता है. नेक्स्ट ए प्रेजेंटेशन इंक्लूड्स, जैसे सेकंड टॉपिक दिया है एलिमेंट ऑफ प्रेजेंटेशन. तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में क्या क्या इंसर्ट किया जा सकता है. तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में पूछा जा सकता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंटेंट कैन इंक्लूड इन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन डिजिटल प्रेजेंटेशन. तो आपको मालूम होना चाहिए ये सारे जो कंटेंट है उसको क्या किया जा सकता है, इंसर्ट किया जा सकता है. फर्स्ट दिया है रेगुलर टेक्स्ट. रेगुलर टेक्स्ट का मतलब जो आप टाइपिंग कुछ अपना थॉट्स या फिर आप जिस टॉपिक के बारे में एक्सप्लेन करना चाह रहे हो तो उस टॉपिक से रिलेटेड आपको सबसे पहला चीज तो टेक्स्ट ही सबसे पहले यूज किया जाता है. तो उसको टेक्स्ट को हम क्या कर सकते हैं, आसानी से इंक्लूड किया जा सकता है. नेक्स्ट लिस्ट आइटम्स. आप जिस टॉपिक के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं तो हो सकता है कि उसमें कई सारे टॉपिक या सब टॉपिक्स हैं तो उसके आपको क्या कर सकते हो, लिस्ट को आप क्या कर सकते हो, एक्सप्लेन किया जा सकता है या लिस्ट बनाया जा सकता है. सपोज अगर मैं बताऊं कि अगर मैं सपोज कंप्यूटर के बारे में क्या कर रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, तो मैं वहां पे नीचे दिख रहा हूँ कि माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर. तो ये एक मेरा लिस्ट हो जाएगा. तो लिस्ट ऑफ डेटा आइटम्स हो सकता है, वो डिफरेंट टाइप ऑफ लिस्ट हो सकता है. नेक्स्ट देखते हैं टेबल. टेबल का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम. जैसे आपने देखा होगा कि जैसे कोई एक्सेल सीट होता है तो वैसे ही आप क्या कर सकते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में जो है टेबल इंसर्ट किया जा सकता है. अगर कोई कहीं पे जरूरत पड़े कि आपको टेबल की जरूरत है तो यू कैन इजिली कैन इंसर्ट इन टेबल. नेक्स्ट ग्राफिक्स एलिमेंट भी आप इंसर्ट कर सकते हो. डिफरेंट काइंड ऑफ ग्राफिक्स एलिमेंट सच एज जेपीजी, पीएनजी एंड डिफरेंट फॉर्मेट यू कैन आल्सो इंसर्ट इन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन.
तो ये बहुत ही सिंपल है कि आप अपने टॉपिक को अच्छे बनाने के लिए ग्राफिकल एलिमेंट को भी इंसर्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट, साउंड एंड वीडियो। साउंड एंड वीडियो भी एक तरीका है कि आप अपने बातों को अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए कोई ऐसा वीडियो आप डाल सकते हो प्रेजेंटेशन में। जब आप कोई टॉपिक के बारे में, कहीं के इन्वायरमेंट के बारे में दिखाना है, किसी टॉपिक के बारे में आपको दिखाना है, तो एक अच्छा तरीका रहेगा कि आप वहाँ पे साउंड भी इंसर्ट कर सकते हैं, वॉइस भी इंसर्ट किया जा सकता है और उसके साथ साथ वीडियो भी इंसर्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट है एनिमेशन। तो स्लाइड से रिलेटेड आप क्या करना चाह रहे हो, स्लाइड में कंटेंट को से रिलेटेड मूवमेंट अगर डालना चाह रहे हो तो एनिमेशन कैन इंसर्ट इजीली इन MS पावरपॉइंट। तो MS पावरपॉइंट में जो आप डिजिटल प्रेजेंटेशन में आसानी से आप एनिमेशन को इंसर्ट किया जा सकता है। याद रहे इस साल जो है हम 9th में जो है लिब्रा ऑफिस का यूज़ कर रहे हैं, तो लिब्रा ऑफिस में यहाँ पे यूज़ किया जाता है, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस यूज़ किया जाता है। पहले हम यूज़ करते थे, इससे पहले MS पावरपॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट यूज़ करते थे, उसके जगह हम यूज़ करेंगे लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस। तो चलिए आगे देखते हैं। कुछ यहाँ पे दिया हुआ है पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन से रिलेटेड, हम इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। प्रेजेंटेशन इज यूज्ड टू प्रेजेंट द प्रोजेक्ट प्रपोजल इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जनरली अगर मैं एक एग्जांपल दूं आपको कि एनिमेशन का यूज़ कहाँ पे किया जा सकता है या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का यूज़ कहाँ पे किया जा सकता है, तो सपोज एक मोबाइल कंपनी है, सपोज कोई कंपनी है चाइना में है, जैसे आप जानते हो कई सारे चाइनीज़ कंपनी है, जापान में कई सारे कंपनी है, उन्होंने मोबाइल कोई लॉन्च किया। लॉन्च करने के बाद उस मोबाइल कंपनी का ऑनर या उससे रिलेटेड जो HR रहेगा, उसका डिपार्टमेंट रहेगा, वहाँ के लोग तो यहाँ पे आके एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो वो एक क्या करते हैं, एक तरीका रहता है, एक प्रेजेंटेशन तैयार कर लेते हैं, एक स्लाइड तैयार कर लेते हैं और उस प्रेजेंटेशन को क्या करेंगे, उसका जो प्रेजेंटेशन का जो फाइल रहेगा उसको क्या कर दिया जाएगा, इंडिया भेज दिया जाएगा। उस प्रेजेंटेशन को देख के आप आसानी से क्या कर पाओगे, उस प्रोडक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आप आसानी से ले सकते हैं। तो प्रेजेंटेशन इज द हाईली यूज्ड इन टीचिंग एंड ट्रेनिंग। आपको मालूम होगा आज के समय में हम टीचिंग एंड ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, तो उसमें भी जो है आपने सुना होगा स्मार्ट क्लासेस का यूज़ किया जा रहा है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट है। द कॉन्सेप्ट दैट आर द डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन कैन इजिली प्रेजेंटेड टू द ऑडियंस, और इससे ऑडियंस को जो है आसानी से हम क्या कर पाएंगे, आसानी से उनको समझा पाएंगे, वो भी सिंपल वे के साथ। तो इसके लिए कई सारे प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ भी किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, ए टीचर वांट टू टीच एनी बायोलॉजिकल सिस्टम, जैसे एग्जांपल दिया गया है बायोलॉजिकल सिस्टम के बारे में बताना है, तो ए ह्यूमन एक कंप्लीट सिस्टम कैन बी डेमोस्ट्रेट। तो इसमें क्या करेंगे, कुछ पिक्चर या फिर एनिमेशन के थ्रू उनको अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो बच्चे आसानी से उस टॉपिक को क्या कर पाएंगे, आसानी से समझ पाएंगे। मशीन के कई सारे पार्ट्स के बारे में बताना है, तो ऐसे कई सारे एग्जांपल दिए गए हैं, लेकिन आप आसानी से समझ सकते हैं कि प्रेजेंटेशन क्या करता है। आपको एक एग्जांपल भी दिया जा सकता है कि एक जो आप देखे रहते हैं वो लाइफ टाइम आपको याद रहता है, तो ये काम करता है प्रेजेंटेशन की। प्रेजेंटेशन जब आप देखेंगे तो ये आपको हमेशा के लिए याद रह जाएगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट दिया है, इम्प्रेस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ लिब्रा ऑफिस सूट। जैसे मैंने अभी बताया था कि यहाँ पे हम यूज़ करेंगे जो एप्लीकेशन वो रहेगा इम्प्रेस, और इम्प्रेस का यूज़ करके हम किसके अंतर्गत आता है, लिब्रा ऑफिस का एक पार्ट है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, डिजिटल प्रेजेंटेशन क्रिएट किया जा सकता है। इट इज़ द फ्री ओपन सोर्स एंड वाइडली यूज बाय लार्ज कम्युनिटी टू क्रिएट प्रेजेंटेशन। आपको मालूम होगा कि आज के समय में जो है लिब्रा ऑफिस जो है बहुत सारे प्लेसेस में यूज़ किया जा रहा है, तो इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर क्या है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट में आता है, ये ओपन सोर्स है, इसलिए ये बहुत सारे कम्युनिटी या कई सारे कंपनी, आप कई सारे ऑर्गेनाइजेशन में आज यूज़ किया जा रहा है। नेक्स्ट, यू कैन क्रिएट द प्रेजेंटेशन यूजिंग टेक्स्ट, ग्राफिक्स एंड एनिमेंट। अभी मैंने बताया कि इसमें आप टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हो, ग्राफिक्स इंसर्ट कर सकते हो, एनिमेशन इंसर्ट कर सकते हो। फॉर द क्लास लेक्चर, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, ऐसे कई सारे जो है प्लेसेस में आप यूज़ किया जा सकता है। ठीक, इम्प्रेस कैन बी ओपन इन अदर प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर लाइक द MS पावरपॉइंट। आपने अगर लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस में कोई प्रेजेंटेशन बनाया तो आप उसको माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट में भी ओपन करके देखा जा सकता है। यूजिंग इम्प्रेस यू कैन रीड MS पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन। अब जाहिर सी बात है कि आपने जब इसमें प्रेजेंटेशन बनाया तो आप उसमें ओपन कर पा रहे हैं, तो आप MS पावरपॉइंट के प्रेजेंटेशन को भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं।
We can also open the Impress presentation in MS PowerPoint but with the slightly different look। हो सकता है कि कई सारे उसमें फीचर्स सपोर्ट ना करे, तो इसके कारण से हो सकता है कि उसमें थीम या फिर उसके टेक्स्ट जो है इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन सारे जो फीचर्स हैं इसमें जो है सपोर्ट करते हैं, लेकिन लुकिंग वहां पे चेंज हो जाएगा। LibreOffice Impress रन ऑन द विंडोज, लाइनेक्स एंड मैक। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट ये है कि माइक्रोसॉफ्ट का जो है MS PowerPoint यूज होता है वो केवल जो है विंडोज में यूज होता है। विंडोज का मतलब होता है कि माइक्रोसॉफ्ट के जो विंडोज आते हैं उसी में यूज होता है, जबकि LibreOffice Impress जो है विंडोज में यूज होता है, लाइनेक्स में यूज होता है, मैक में भी यूज होता है। तो इसका मतलब डिफरेंट प्लेटफॉर्म या डिफरेंट OS में भी आप इसका यूज कर सकते हैं। If you don't have any presentation software on your computer and you have a internet connection, then you can easily use the presentation software like a Microsoft Office 365 PowerPoint। तो अगर आपके पास देखिए कोई प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर ना हो, देखिए ये सारे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना पड़ता है, अगर सिस्टम में ये इंस्टॉल ना हो तो उस कंडीशन में आपके पास अगर एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन है तो MS Office 365 PowerPoint का यूज किया जा सकता है, गूगल प्रेजेंटेशन का भी यूज किया जा सकता है, अदरवाइज आप माइक्रोसॉफ्ट स्काई ड्राइव PowerPoint का भी यूज करके अपने प्रेजेंटेशन को बना सकते हैं, उसको मेंटेन कर सकते हैं, उसको क्रिएट किया जा सकता है। देयर आर द सॉफ्टवेयर अवेलेबल अंडर द क्लाउड प्लेटफॉर्म इन द इंटरनेट। और ये जो है क्लाउड प्लेटफॉर्म में है, इसका मतलब जो इंफॉर्मेशन है वो कहाँ पे सेव हो जाएगा, क्लाउड में सेव हो जाएगा, यानी इंटरनेट में सेव रहेगा। जब भी आपको जरूरत पड़ेगा तो आप उसको शेयर कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। इन LibreOffice Impress an effective presentation can be created by using the different multimedia element। देखिए इसमें आप क्या क्या डिफरेंट मल्टीमीडिया एलिमेंट को आपको इसमें इंसर्ट किया जा सकता है। द टेक्स्ट एडिटिंग एंड द फॉर्मेटिंग, इसमें आप टेक्स्ट को क्या कर सकते हैं, इंसर्ट किया जा सकता है, एडिट किया जा सकता है, फॉर्मेट किया जा सकता है, और उसमें क्या किया जा सकता है, बोल्ड किया जा सकता है, उसका कलर चेंज किया जा सकता है, टेक्स्ट में अलाइनमेंट यूज किया जा सकता है, बॉर्डर लगाया जा सकता है, ड्राइंग किया जा सकता है, ये सारे उसके फीचर्स हैं। तो इस तरीके से प्रेजेंटेशन इज इम्प्रेस इज यूज्ड द सेम कमांड एंड द ऑप्शन एज द राइटर एंड कैल्क। ये भी प्रेजेंटेशन भी जो है किसका एक पार्ट है, LibreOffice का एक पार्ट है, जिसका काम किसमें किया जाता है, यहाँ पे प्रेजेंटेशन बनाने में किया जाता है। जैसे आप राइटर या कैल्क का यूज करते थे तो राइटर में आप डिजिटल डॉक्यूमेंट बनाते थे, कैल्क में आप जो है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट बनाते थे, वैसे ही यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, डिजिटल प्रेजेंटेशन बनाया जा सकता है। तो इस तरीके से कुछ यहाँ पे दिया हुआ था, उस टॉपिक को भी हमने कंप्लीट कर लिया। अगर आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि टेक्स्ट रिलेटेड आप क्या क्या फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि टेक्स्ट को हम क्या कर सकते हैं, एडिट एंड फॉर्मेट किया जा सकता है, बोल्ड किया जा सकता है, कलर चेंज किया जा सकता है, टेक्स्ट में अलाइनमेंट यूज किया जा सकता है, बॉर्डर ड्राइंग, ये सारे किए जा सकते हैं। अब आते हैं लास्ट टॉपिक दिया है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इफेक्टिव प्रेजेंटेशन। एक इफेक्टिव प्रेजेंटेशन या एक जो है गुड प्रेजेंटेशन के क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, क्या क्या क्वालिटीज होते हैं। अब देखिए ये क्वालिटीज आप मेजरमेंट कैसे करेंगे, तो इसके लिए कुछ टॉपिक दिए गए हैं जिसके बेसिस पे ये जो है आप प्रेजेंटेशन को मान सकते हो ये प्रेजेंटेशन अच्छा बना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, एक गुड क्वालिटी प्रेजेंटेशन इज रिक्वायर टू कन्वे द मैसेज क्लियर टू द ऑडियंस। सबसे पहला चीज कि आपने जो प्रेजेंटेशन बनाया है उसको आप ऑडियंस को अगर आप अच्छे से कन्वे कर पाते हैं कि आपका मैसेज आप जो देना चाह रहे हैं वो ऑडियंस तक पहुंच जाता है, तो आपका जो प्रेजेंटेशन बनाना है वो सक्सेसफुली रहेगा। द फॉलोइंग पॉइंट, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं जिसके बेसिस पे आप प्रेजेंटेशन को क्या कर सकते हैं, मेजर किया जा सकता है कि आपका प्रेजेंटेशन सही है कि नहीं। फर्स्ट, नंबर ऑफ लाइन ऑन वन पेज और स्लाइड, ट्राई टू इंक्लूड द 5 to 8 लाइन। Adding more number of line or paragraph may take the more time to read as the font size may become too small। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे मैं एक चीज बता दूं कि जब आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाते हो तो आप टेक्स्ट कम से कम रखें। एक्चुअल में रहता क्या है कि जो ऑडियंस रहेगा वो ऑडियंस आपके बातों को सुनेगा, ना कि आपके टेक्स्ट को। तो वैसे में क्या होता है, उसका फोकस जो है आपने जो टेक्स्ट लिखा है या जो स्लाइड में आपने टेक्स्ट इंसर्ट किया उसके ऊपर रह जाता है।
तो यहाँ पे दिया हुआ है ज़्यादा से ज़्यादा आप 5 to 8 लाइन लिखें। उसका भी आपको फॉन्ट साइज के ऊपर ध्यान दें कि फॉन्ट का साइज जो है एकदम स्मॉल नहीं होना चाहिए, ऐसा रहे कि ताकि आसानी से ऑडियंस उसको रीड कर पाए। छोटा फॉन्ट रहने से उसको अच्छे से रीड नहीं कर पाएंगे। और टेक्स्ट कम से कम रखें ताकि ऑडियंस जो है आपकी बातों के ऊपर ज़्यादा ध्यान रहे और उन्हीं टॉपिक को या उन्हीं टेक्स्ट को अपने स्लाइड में रखें जो इंपॉर्टेंट हो। तो इस तरीके से आप ध्यान रखें। तो पहला दिया है नंबर ऑफ लाइन। सेकंड, फॉन्ट साइज। अभी मैंने बताया कि फॉन्ट का साइज आपका क्या रहे कि रीडेबल रहे ताकि आसानी से उसको रीड किया जा सके। व्हाइल प्रिपेयरिंग द प्रेजेंटेशन यू नीड टू टेक केयर ऑफ द रूम साइज। पहला तो रूम साइज को देखना है। डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड ऑडियंस, स्क्रीन और ऑडियंस के बीच का जो डिस्टेंस है उसको देख लेना है और देख लेना है एक बार कि आप उस फॉन्ट को आप रीड कर पा रहे हैं कि नहीं, तभी ऑडियंस जो है उसको रीड कर पाएगा। तो आपको याद रखना है कि फॉन्ट का साइज और जो रहेगा टेक्स्ट का साइज रहे वो आपको डिसाइड करना है, ऐसा डिसाइड करना है ताकि उनको आसानी से रीड किया जा सके। तो इसके लिए कि यहाँ पे दिया है कि फॉन्ट का साइज जो है 32 पॉइंट या उससे अधिक होना चाहिए ताकि ऑडियंस जो है आसानी से उस कंटेंट को रीड कर सके। ठीक, तो आपको याद रखना है कि प्रेजेंटेशन जब आप क्रिएट करते हैं तो फॉन्ट का साइज मोस्ट इंपॉर्टेंट है ताकि उसको आसानी से रीड किया जा सके। नेक्स्ट, करेक्ट यूज ऑफ ग्रामर एंड लैंग्वेज। द ग्रामर and language should be correct in your presentation because if you are make a mistake that will be replicate to the number of person in the audience। एक्चुअल में होता क्या, ऑडियंस जो रहेगा वो जाहिर सी बात है उसमें सारे लोग क्या रहेंगे आपके बातों पे, या आप जो प्रेजेंटेशन सारे लोगों का फोकस आपके ऊपर रहेगा, आपके प्रेजेंटेशन के ऊपर रहेगा। तो वहाँ पे थोड़ा सा भी ग्रामेटिकल मिस्टेक या लैंग्वेज का मिस्टेक जो है आपके प्रेजेंटेशन के ऊपर भी इफेक्ट आएगा। तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि जब आप प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो उसको आप क्या कर लें, पहले चेक कर लें कि उसमें जो है एरर फ्री होना चाहिए, उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होना चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। जिस लैंग्वेज में आप रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं उस लैंग्वेज का आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। तो उसको आप क्या कर लेंगे, बार बार उसको रीड कर लेंगे, उसको प्रूव कर लेंगे कि उसमें एरर फ्री है कि नहीं। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पे सी पॉइंट दिया था, करेक्ट यूज ऑफ ग्रामर एंड लैंग्वेज। नेक्स्ट, इंसर्टिंग इमेज, ड्राइंग्स, टेबल एंड और ग्राफ्स। एक्चुअल में होता क्या है, आप जो इमेज इंसर्ट करते हैं, ठीक, या कई बार आप ड्राइंग इंसर्ट करते हैं, कई बार टेबल इंसर्ट करना पड़ सकता है, कई बार ग्राफ इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक चीज बोला जाता है, ए पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड। एक इमेज जो रहता है वो 1000 वर्ड के समान रहता है, इक्वल रहता है। ठीक, तो एक प्रेजेंटेशन जब आप बनाते हैं तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, जहाँ पे जैसा इमेज की ज़रूरत है तो आपको एक्सप्लेन करने की कम ज़रूरत होगी, टेक्स्ट की कम ज़रूरत होगी अगर आप इमेज इंसर्ट करते हैं। तो ट्राई टू अवॉइड टू इंसर्ट मोर देन वन ग्राफिक्स। और साथ ही साथ इसको भी ध्यान रखना है कि इमेज या ड्राइंग, टेबल या चार्ट जो इंसर्ट करते हैं वो एक स्लाइड में क्या होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 2 होने चाहिए, वो भी, या फिर आप एक ही रखते हैं जिस टॉपिक के बारे में। इसका मतलब आपको इसको भी ध्यान रखना है कि जो आप ग्राफिक्स इंसर्ट कर सकते हैं, इमेज इंसर्ट कर रहे हैं, वो क्या होना चाहिए, आसानी से उनको देख सके। साथ ही साथ ऐसे जो टॉपिक से रिलेटेड आपके पास क्या होना चाहिए, ग्राफिक्स आपको यूज़ करना है। नेक्स्ट आते हैं यूज़ ऑफ कलर। अब कलर एक कॉम्बिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, कलर का कॉम्बिनेशन आप कैसे सेलेक्ट करेंगे, तो एक होता है बैकग्राउंड कलर, एक होता है फॉरग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड कलर और फॉरग्राउंड कलर में दोनों में से आपको दोनों का कलर इक्वल नहीं रखना। जनरली क्या होना चाहिए, जो आपका जो बैकग्राउंड कलर रहेगा वो बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए, जो बैकग्राउंड कलर जो रहेगा वो होना चाहिए, वो थोड़ा फेयर कलर होना चाहिए, साइलेंट कलर होना चाहिए। जबकि जो आपका जो फॉरग्राउंड कलर होगा वो क्या हो जाएगा, वो थोड़ा सा उसका ब्राइटनेस ज़्यादा होना चाहिए, कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा होना चाहिए, ताकि वो आसानी से उसको रीड किया जा सके। तो ट्राई टू यूज द डार्क कलर, बोल्ड लेटर विद द डिफरेंट फॉन्ट टू हाईलाइट सर्टेन पॉइंट्स। अगर किसी भी पॉइंट को आप अच्छे से क्या करना चाह रहे हो, एक्सप्लेन करना चाह रहे हो, तो ये बहुत ज़रूरी है कि जिस भी टॉपिक के आप क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हो, उसका टेक्स्ट जो है आसानी से रीड किया जा सके, तो उसका कलर डार्क होना चाहिए। एंड यूज द फेयर एंड साइलेंट बैकग्राउंड कलर एंड डार्क कलर ऑफ द फॉन्ट। यहाँ पे दिया हुआ है, वही चीज़ दिया गया है कि आपको बैकग्राउंड और फॉरग्राउंड में ध्यान रखना है, ताकि इंसान जो आज का जो ऑडियंस जो रहेगा, ह्यूमन के आई के ऊपर उसका इफेक्ट नहीं होना चाहिए, उनको ज़्यादा ताकत लगाने या फिर उनको
समय ना लगना चाहिए, इस चीज़ को भी ध्यान रखना है आपको। साथ ही साथ आपको क्या नहीं करना चाहिए, यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, टेकिंग द ओनली वन कलर। आपको क्या करना है, जनरली जो है एक ही टाइप के कलर आपको यूज़ करना है ताकि उनको कलर कॉम्बिनेशन भी चेंज नहीं होना चाहिए, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट, एनिमेशन एंड वीडियो। आपको क्या करना है, एनिमेशन एंड वीडियो, यानी इसका मतलब कि आपको क्या करना है, डू नॉट इंक्लूड मोर देन वन एनिमेशन और वीडियो इन वन स्लाइड, इंक्लूडिंग द मोर देन वन विल ओवरलैप द साउंड में भी। एक्चुअल में होता क्या है कि जब आप एक ही इमेज के ऊपर 2-3 एनिमेशन आप लगा दोगे तो वो इमेज जो है 2-3 बार एनिमेट होगा, तो उससे क्या होता है, ओवरलैप होता है, या फिर जिस टॉपिक के बारे में आप एक्सप्लेन कर रहे हैं उसमें कंफ्यूजन हो सकता है ऑडियंस को। तो इसलिए आप जो वीडियो इंसर्ट करते हैं या एनिमेशन इंसर्ट करते हैं वो एक स्लाइड में केवल एक होना चाहिए, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना है आपको। यानी अगर किसी स्लाइड के कंटेंट है उसमें केवल एक बार एनिमेशन होना चाहिए और एक स्लाइड में आपको एक से ज़्यादा वीडियो भी इंसर्ट नहीं करना चाहिए, अदरवाइज उसको कंफ्यूजन हो सकता है। तो एक पूरे स्लाइड में आप एक ही वीडियो इंसर्ट करना चाहिए। नेक्स्ट, पे अटेंशन टू टारगेट ग्रुप। पे अटेंशन, देखिए आपका जो टारगेट रहेगा वो किसके ऊपर रहेगा, ऑडियंस। तो आपका क्या होना चाहिए, आप ऐसा प्रेजेंटेशन बनाएं कि उनका ध्यान आपके ऊपर रहे और साथ ही साथ आपका प्रेजेंटेशन में आपको ऑडियंस के ऊपर फोकस करना है ताकि ऑडियंस भी आपके बातों को क्या ले, इफेक्टिव वे में ले और उन टॉपिक के बारे में वो आसानी से उनके बारे में समझ सकें। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो यहाँ पे कुछ टॉपिक दिए गए थे, तो इस तरीके से ये जो है हमारा जो यूनिट 1 था, यूनिट 5 का सेशन 1 था, अंडरस्टैंड फीचर ऑफ इफेक्टिव प्रेजेंटेशन, वो कंप्लीट होता है। तो इसके बाद हम जो है नेक्स्ट टॉपिक जो है डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टाइम, क्रिएट ए प्रेजेंटेशन। तो आज के लिए बस इतना है, चलिए, ओके, थैंक यू।